मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर, हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून जिंदगी भी गुजारे होंगे। एक अच्छी और भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए ना डेली रूटीन में ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इंसानी जबलत भी यही है कि इंसान एक ही काम कर कर के उकता जाता है और उसकी अटेंशन वो नहीं रहती है, उसका फोकस वो नहीं रहता जो होना चाहिए किसी काम के हवाले से भी। इसलिए दुनिया के बेशतर ममालिक में हम देखते हैं कि 5 दिन काम किया जाता है और 2 दिन की छुट्टी होती है, मतलब वीकेंड पे छुट्टी होती है, हफ्ता और एतवार, ताकि आप अपने आप को आने वाले वीक के लिए एनर्जाइज कर सके, खुद को दोबारा से फोकस्ड कर सके, खुद को रिलैक्स कर सके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ 5 दिन काम करने का कल्चर नहीं है और ज़्यादातर लोग जो है वो मुझे भी मिला के हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है हमें, और एक ही छुट्टी होती है जिस पर इतने काम हम लोगों ने जमा किए होते हैं और वो पता ही नहीं चलता कि कब वीकेंड गुजर जाता है। एक ही दिन में हमने इतनी मसरूफियात, इतने काम करने होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, मतलब मैं खुद को भी यही कहती हूँ और आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अपना जो वीकेंड है वो बड़े अच्छे अंदाज में गुजारा करें, अपनी मसरूफियात कम से कम रखें ताकि आप अपने लिए टाइम निकालें, फैमिली के लिए टाइम निकालें और दोस्तों के लिए वक्त आप लोग निकाल सकें। क्योंकि ये जो करीबी रिश्तों से मेलजोल होता है ना, ये एक फ्यूल की तरह होता है। बेशक फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, लेकिन ये वाला फ्यूल जो है ना हमें बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करता है आने वाले दिनों के लिए। तो इसलिए भरपूर अंदाज में हम लोगों को अपना वीकेंड गुजारना चाहिए, खुद को आने वाले हफ्ते के चैलेंजेस के लिए एनर्जाइज करना चाहिए ताकि हमारा वीकेंड भी अच्छा गुजरे और हम भी आने वाले दिन के लिए खुद को फोकस्ड कर पाएं अपने काम के हवाले से या अपने जो भी रिलेशंस हैं उनके हवाले से। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आज वीकेंड है, अपना अच्छा सारा स्केड्यूल बनाइए और बाहर घूमें और जाएं और अच्छा खाना खाएं, दोस्तों के साथ बाहर जाएं ताकि आप लोगों का मूड अच्छा हो सके। और जो ब्रेक है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक जो हर लाहौरी और लाहौर में रहने वाले बासी की वीकेंड रूटीन में कॉमन चीज़ है वो है कि एक हमने तगड़ा और भरपूर सा नाश्ता करना है वीकेंड पे, क्योंकि लाहौरी छुट्टी वाले दिन खूब नाश्ता करते हैं। और मेरा ख्याल भी यही है कि लाहौरियों के बारे में ये बात भी पूरी दुनिया में मशहूर है कि लाहौर की शहरी खाने पीने के हवाले से कितने शौकीन हैं, चटखोरे भी हैं और पेटू लाहौरी हर तरह के खानों का भरपूर मज़ा लेते हैं। कोई भी उनके सामने खाना आ जाए मज़े का होना चाहिए, वो खा लेते हैं। यहाँ दावतों का भी रवाज होता है और पाकिस्तान में अगर किसी शहर को नित नए और लाजवाब खानों का मरकज़ कहा जाता है तो वो लाहौर ही है और लाहौर के सिवा और कोई हो भी नहीं सकता। और यहाँ के रहने वाले मज़ेदार खाने खाने के भी शौकीन होते हैं और खिलाने के भी शौकीन होते हैं। तो खाना पीना और खाने से भरपूर लुत्फ लेना लाहौरियों की सकाफत भी है और रिवायत भी है। तो आज के शो में लाहौर के मशहूर खाबों के हवाले से हमने बात करनी है और बताएंगे आपको कि लाहौर के मशहूर खाबे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। और आज जिस मेहमान को हमने दावत दे रखी है वो लाहौर और लाहौर की सकाफत की का असल कहले के रिप्रेजेंटेटर हैं और वो बताते हैं कि हमने कहाँ जाना है, लाहौर की सकाफत क्या है, उसके खाबों के वाले से उनसे ही हम लोगों ने जानना है। हमारे साथ इस वक्त आदिल लाहौरी मौजूद हैं जो ब्लॉगर हैं। आदिल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। आदिल, आज हमने बात करनी लाहौर के खाबों के हवाले से। तो पहले तो हम आपसे कल्चर, लाहौर का कल्चर, अंदरून का कल्चर, उस हवाले से बात करते थे। तो ये भी एक अहम हिस्सा है मेरे ख्याल से लाहौर के कल्चर का। सर्दियां आ चुकी हैं और आपको पता है कि सर्दियों में खास तौर पर इस मौसम में जो लाहौरी हैं वो खाबों के बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाते हैं। उनका दिल करता है कि वीकेंड पे खास तौर पर हमने बाहर जाके नाश्ता करना है। तो किस तरह का नाश्ता प्रेफर करते हैं? देसी नाश्ता हो जाए या किस तरह का हैवी नाश्ता जो है वो लोग प्रेफर करते हैं? पहली बात तो जो लाहौरियों को जो वीकेंड है वो हर रोज ही होता है। अच्छा, मतलब सैटरडे संडे नहीं, रोज ही तकरीबन बाहर का नाश्ता होता है, सर्दियों में खास तौर पे। ठीक है। और तकरीबन 4 दिन तो कुलचा चने चलते हैं, अंडा चने चल गए। लेकिन ये जो जुमा हफ्ता इतवार होता है इसके अंदर जरा पाए, मिखें, बोंग का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है। और अगर इतवार को रिश्तेदार आ जाए तो फिर स्पेशल जोन से है वो पाए पकाए जाते हैं, क्योंकि बाहर अब पाए उस तरह के नहीं मिलते। हाँ। तो फिर वो घर के अंदर दावतों का एहतमाम होता है और पूरी रात जो है पाए पकाए जाते हैं। हाँ। बिल्कुल मट्टी में हम जो हांडी उसमें तड़ देते हैं उसको, तो वो पूरी रात फिर वो गलते रहते हैं, देसी पाए बकरे के जो होते हैं। तो ये सिलसिला जो सा ये खास तौर पर दिसंबर के जो महीना होता है ना, इसमें ये चलता रहता है कि पहले एक फैमिली की तरफ दावत है, नेक्स्ट संडे दूसरी फैमिली की तरफ है, फिर मतलब लास्ट जो होता है वीकेंड होता है दिसंबर का
उस पर ज़रा दावतें बढ़ जाती है। तकरीबन दिन में 2 बार जो उनसे हैं वो एक ही टाइम नाश्ता हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब अब ज़्यादातर देसी पॉइंट्स की तरफ ज़्यादा लोगों का रुख होता है इन मौसम में, यहाँ पर मॉडर्न खाने भी खाए जाते हैं, नाश्ता किया जाता है सुबह के टाइम? नहीं, नाश्ते में ज़्यादातर देसी ही चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सर्दी होती है तो सर्दी के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जो उस वक्त जो खुराक खानी चाहिए वो हरीसा है। ओके। हरीसा जो सा है वो आप अगर रात के वक्त खाएं तो बहुत बेहतर है, लेकिन जो निहारी है वो आप सुबह सुबह खाएं, निहार मुँह, क्योंकि निहारी निहार मुँह से ही है। ओके। और उसका फ़ायदा भी तभी है जब आप इसको अर्ली मॉर्निंग खाएं निहारी को। निहारी जो सी है वो एक ऐसी आप कह सकते हैं कि नाश्ता है जो आपकी पूरी बॉडी को वार्म करती है, पूरी दिन की जो एक्टिविटी है बड़ी आपकी चुस्त रखती है। तो निहारी जो सा है वो सुबह के वक्त है और हरीसा जो सा है वो आप शाम के वक्त है। ये दोनों बहुत ताकतवर हैं और ख़ास तौर पे ये जो आजकल नज़ला, ज़ुकाम और ये बाकी बीमारी हैं ये इनसे बहुत रोकता है। पुराने वक्तों में मतलब मेडिसिन तो होती नहीं थी, लेकिन जो मौसमी खुराकें थी वो खाई जाती थी और बड़ी मज़े मज़े की खुराकें होती थी। और इसी वजह से हमारा लाहौर जो पहचाना भी जाता है कि यहाँ पर मज़े मज़े के खाने खाए जाते हैं। लाहौरी वैसे ही शौकीन होते हैं। हमें बताइए, अगर हरीसा खाना है, निहारी खानी है, हलीम खानी है, जो आप बता रहे हैं कि बहुत मकबूल है और अच्छा भी खाना है, तो ये कहाँ से हमने खाना है, किस जानिब हम रुख करें कि हमें अच्छा खाना मिल जाए? निहारी और जो हलीम है बेसिकली वो कराची वालों की है। ठीक है। लाहौर वाले कोशिश करते हैं कि उस जैसी बना सकें, काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। तो हमारे पास जो हरीसे की अगर बात की जाए तो वो गवाल मंडी गंदा इंजन में किसी ज़माने में जान भट्ट साहब बनाते थे, वो वफात पा गए। अब उसके बाहर फिर अमृतसरी वगैरह आए हैं और अमृतसरी में भी 2-3 हैं। तो गवाल मंडी का जो निस्बत रोड खास तौर के ऊपर है वो हरीसे के लिए बहुत बेस्ट है। कोशिश करें कि आप मटन का हरीसा खाएं, चिकन का हरीसा होता ही नहीं है। ओके। वो हरीसा मटन में बनता है और पहले उसके अंदर बहुत किस्म की, हम खुद हरीसा बनाते रहे। तो पहले होता था कि हरीसे के अंदर तकरीबन 4 किस्म की उसमें दालें डलती थी और दाल डल के उसको गोटा लगाया जाता था पूरी रात। काली मिर्च का इस्तेमाल था, लाल मिर्च का इस्तेमाल था ही नहीं। और फिर हर गोटे के बाद देसी घी जो था वो उसमें डाला जाता था। और फिर उसकी तार चेक की जाती थी कि वो कितना मतलब थिक हुआ है, कितना बारीक है। फिर उसमें और डाली जाती थी। मटन के कबाब होते थे और मैंने बताया जैसे इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल था, सिर्फ लाल मिर्च तो बिल्कुल डाली ही नहीं जाती थी। अच्छा। तो आजकल का हरीसा थोड़ा सा जरा मॉडर्न हो गया, फास्ट हो गया। ठीक है। पहले हरीसा बनने के अंदर कम से कम 18 घंटे आपको रिक्वायर्ड होते थे। गोटा लगाना है, प्रेशर नहीं लगाना, उसमें उसको गालना है। तो मौजूदा वक्त में जो सा है वो निस्बत रोड का जो इलाका है वो हरीसे वालों से भरा पड़ा है। आपको कदर अच्छा जायका मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के साथ हलीम, हरीसा और निहारी के साथ कुलचे खाए जाते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। तो हमें बताइए, दास कुलचे के हवाले से कहा जाता है कि वो जो एक रिवायत थी वो ख़त्म होती जा रही है और सिर्फ एक आधा पॉइंट ही रह गया जहाँ से हमें ये चीज़ मिलती है। जो हम निहारी, हलीम या हरीसे के साथ जो हम खाते हैं कुलचा, वो कुलचा और है। ठीक है। ये दास कुलचा और है। ठीक है। ये दास कुलचा बेसिकली एक हिंदू के नाम, हिंदू बनिया था जिसने ये कारोबार स्टार्ट किया था, रामदास के नाम से। और ये आप कह सकते हैं कि बरे सगीर का सबसे पुराना नाश्ता है, जो आपको लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, जहाँ पे हिंदुओं की ज्यादातर तादाद थी, वहाँ पे ये नाश्ता दिया जाता था। ठीक है। क्योंकि मुसलमान थे वो पावे शावे मीट खाते थे। तो हिंदुओं जो थे वो इस चीज़ को अवॉइड करते थे। तो फिर ये एक हमारे पास भी लाहौर में ये आज से तकरीबन कोई 150 साल पहले ये नाश्ता लाहौर में मौजूद था, यहाँ स्टार्ट किया गया। और इसके अंदर वो छोटे छोटे ब्रेड शार्मा की तरह कुलचे होते हैं, लेकिन वो खमीर के होते हैं। मतलब इतना सॉफ्ट उसकी डो होती है कि कम से कम 12 घंटे उस डो को बना के रखा जाता है। उसके बाद फिर उसको बड़ी लाइट जो सी फ्लेम के अंदर उसको स्टीम किया जाता है और फिर वो कुलचे निकाले जाते हैं। उसके साथ होते हैं आलू भाजी। ओके। वो ठंडे चने होते हैं। ठीक है। एक काली मिर्च में बनते हैं, एक लाल मिर्च में बनते हैं। दोनों ही चने ठंडे होते हैं और साथ लोंछड़े होते हैं। लोंछड़े एक्चुअली इज अ स्मॉल बेसन के ना पकोड़ों की तरह के होते हैं, लेकिन ना वो पकोड़े हैं, आपको पकोड़े नहीं लगेंगे, ना आपको पता लगेगा कि आप लड्डू पीठी खा रहे हैं, बट इट्स वेरी स्मॉल। लेकिन उसका जो जायका है वो मज़ा तभी है जब उसके अंदर जो सिरके में और अचार का प्याज डूबा हो, अचार डूबा हो, तब उसको खाने का मज़ा। और दास कुलचा सिर्फ और सिर्फ सुबह 6 बजे से 9 बजे के दरमियान अगर आप खा लेंगे तो जायका है, अदरवाइज वो आपके नुकसान दे। उसके बाद आपको वो जायका भी नहीं आएगा और आपकी सेहत के लिए भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा। अब लाहौर में सिर्फ एक ही रह गए बस। कहाँ से मिलेगा अगर हम लोगों ने खाना हो? ये जो न्यू जनरेशन हमें देख रही है, अगर उन्होंने खाना हो, जितना मजे का आपने उसको प्रेजेंट कर दिया है, तो उन्होंने जाना है कहाँ से खाना है? इस वक्त अगर आपको फ्रेश चाहिए तो वो आपको संडे के संडे सिर्फ लाहौर की चूना मंडी से मिलेगा।
ठीक है। चूना मंडी में जो सा है वो आप चले जाए, किसी से पूछ लें, भट्ट साहब की दुकान है वहाँ पे। ओके। तो वो दास कुलचा स्पेशल लगाते हैं, सुबह 5 बजे उनका प्लांट स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन 8-9 बजे तक जो लाहौरी हैं वो लेके अपने घरों को चले जाते हैं। तो वो दर्जनों के हिसाब से लौंचड़े मिलते हैं, दर्जनों के हिसाब से कुलचे मिलते हैं। तो वो एक कदीमी नाश्ता लाहौर का है जो बच गया, लेकिन उसको सिर्फ अब पुराने लोग ही खा रहे हैं। इसके अलावा और कोई कदीमी नाश्ता नहीं है जो हमें मिल सकता है? एक चीज़ है कश्मीरी चाय है, साथ में बाकरखानी है, ये पापे होते हैं। वो सर्दियों के अंदर घरों के अंदर नाश्ते से पहले खाए जाते हैं। एग्जैक्टली। मतलब एपिटाइजर के तौर के ऊपर उसको इस्तेमाल किया जाता है कि वो रंग निकला होता है महीने का पूरा। तो वो सुबह सुबह उठ के जो घर की बड़ी खवातीन होती हैं, माएँ दादियाँ, वो रंग में जो सा है वो दूध शूध डाल के उसको पकाती हैं, नमकीन, मीठी नहीं, क्योंकि कश्मीरी चाय हमेशा नमकीन होती है, नमकीन ही मजे की तो उसके साथ बाकर खानियाँ हो, मक्खनी कड़ाकेदार बाकर खानियाँ, और साथ में या तो बाकर खानियाँ हो जाए या पापे हो जाए, ये एपेटाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब तो बाकर खानियाँ भी कई किस्म की आ गई हुई हैं, खुली भी मिल जाती हैं, तंदूर से दिन हमें पैकेट में भी मिल जाती हैं, लेकिन जो रिवायती है वो मेरे ख्याल से खुली ही मजे की लगती है। बिल्कुल। दूसरा, आजकल बारबेक्यू का भी बहुत ज्यादा लोग जो है उसके भी शौकीन हो चुके हैं, तो बारबेक्यू कहाँ से हमें खाना चाहिए, कहाँ का अच्छा है, कहाँ जाना चाहिए हमें? लाहौर इस वक्त आप समझ लीजिए कि पूरा शहर एक फूड स्ट्रीट बन चुका है। आप जिस गली मोहल्ले में जाएं आपको वहाँ पे जायका जरूर मिलेगा। ठीक है। बारबेक्यू भी बेशुमार लोग हैं, धर्मपुरा में चले जाएं, आप गवाल मंडी चले जाएं, अनारकली चले जाएं, वसनपुरा चले जाएं, जिस भी इलाके में जाएंगे हर एक बारबेक्यू का अपना टेस्ट है, अपनी रेसिपी है, अपना उसका स्टाइल है बेचने का। तो लाहौर के अगर मशहूर है तो टेंपल रोड पे चले जाएं। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जो बेहतरीन बारबेक्यू या मलाई बोटी जिसमें खाई हुई है वो मैंने हीरा चरखा की खाई हुई है। ओके। वन ऑफ द बेस्ट मलाई बोटी, बड़ी टेंडर मीट होता है। ठीक है। और आप जब उसको कट करते हैं तो उसके अंदर से भी चीज़ निकल रही होती है, जब खा रहे होते हैं तब भी चीज़ आ रही होती है। तो वो एक मुझे बड़ा उसका अच्छी मलाई बोटी लगी है हीरा। ठीक है। और उसके बाद जो सा है वो गवाल मंडी में बट कढ़ाई वाले, उनकी बारबेक्यू बड़ा अच्छा है। वो कोयला तो खैर होता ही है, लेकिन उनका जो उसको पकाने का तरीका है ना वो बहुत डिफरेंस है। उसके अंदर वो लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते, दादरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर कहते हैं जी हम लोग मक्खन डालते हैं, मक्खन से मलाई पहले होती है, लेकिन मक्खन जो सा वो साथ सर्व करते हैं उसका लगा के। तो उनका बहुत मशहूर बारबेक्यू है। तो वैसे लाहौर में आप हर जगह चले जाएं तो आपको मतलब जायके हर जगह मिलेंगे, जायके हर जगह मिलेंगे। दूसरा आदिल, हम देखते हैं कि हमारे अंदरून के टकाटक गुर्दा चाम भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं, वहाँ उस तरफ भी आपको रश नजर आता है? लोग अभी भी वैसे ही वहाँ पर जाके खाते हैं? बिल्कुल जी, ये जो वीकेंड होता है ये मोस्टली टकाटक, ठीक है, इसमें बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, फैमिलीज खास तौर पे आते हैं लेट नाइट, जरा मतलब समझ लें कि डिनर के बाद का चस्का होता है ये। तो लक्ष्मी चौक हमारा बहुत मशहूर है टकाटक पे। इसके अलावा समनाबाद में बहुत पुराने बैठे हुए हैं, समनाबाद के अंदर। ठीक है। और उससे भी पुराना कृष्णनगर में बैठा हुआ है, जिनके पास पुराने जायके मौजूद हैं टकाटक के। तो उम्मीद करते हैं जनाब आपको ये जो सेगमेंट है पसंद आया होगा। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी लाहौरी खाबों के हवाले से। तो जनाब आप लोगों ने लाहौरी खाबे जरूर खाने हैं, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि खाने पीने में लापरवाही जो है वो मोटापे और ख़ास तौर पर शुगर समेत कई बीमारियों की वजह भी बन सकती है। और ख़ास तौर पर शुगर या डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज बनता जा रहा है हमारे यहाँ, और जिससे मुतासरा अफराद की तादाद भी इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। और हर घर में हम देखते हैं कोई ना कोई फर्द जो है इस बीमारी से ज़रूर मुतासर होता ही है। एक हालिया तिब्बी तहकीक के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की 26% आबादी इस मर्ज में मुब्तला है। शुगर खुद तो एक खतरनाक मर्ज है ही है, उसके साथ साथ ये कई दूसरी बीमारियों की वजह भी बनती जा रही है और इंसानी जिस्म के हसास अज़ा को भी बुरी तरह मुतासर कर रही है। और सबसे पहले जो इसका असर होता है वो हमारी आंखों पर असर होता है और शुगर की वजह से नज़र में कमी होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर बर वक्त
तवज्जो ना दी जाए तो शुगर के बायस बिनाई भी हमारी जा सकती है। तो शुगर हमारी आंखों और बसारत को किस तरह मुतासर करती है और इससे आंखों की कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो लाहक हो सकती हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान इम्तियाज हैं, आई सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर उस्मान, हमें बात आज हमने करनी है कि आंखों पर किस तरह शुगर जो है वो असरअंदाज होती है, क्योंकि आई साइट सबसे पहले मुतासर होती है जब भी शुगर का जो एक पेशेंट होता है। हमारे देखने वालों को और हमें भी बता दें कि इसकी क्या वजह होती है, क्यों सबसे पहले हमारी आंखें मुतासर होती हैं इससे? जी, इसमें सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है वो ये कि शुगर असरअंदाज कैसे होती है। ठीक है, जब शुगर लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ब्लड वेसल्स को, जो खून की रगें हैं, उन पे असरअंदाज होती हैं। उनकी वॉल्स जो हैं वो लीकी हो जाती हैं, उनमें से खून रसना शुरू हो जाता है। और इसी तरह आंखों में भी, आंखों के जो नूर वाला पर्दा है उसमें बहुत बारीक खून की नालियाँ होती हैं, और उन खून की नालियों में से जब खून रसना शुरू हो जाता है तो वो पर्दे के अंदर सोजिश पैदा कर देता है और उसकी वजह से हमारी बीनाई मुतासिर होती है। तो ये वजह है कि शुगर जो है वो बीनाई पे बुरा असर डालती है। इससे जब बिनाई पर असर डालती है तो इससे कौन कौन सी आंखों की जो बीमारियां हैं वो हमें लाहक हो सकती हैं? शुगर जो है वो 3 तरह से हमारी आंखों पे असर कर सकती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि आपका फ्रीक्वेंटली ग्लासेस का नंबर चेंज होगा। ओके, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि शुगर सफ़ेद मोतिया जो है वो उसको जल्दी बना देती है। सफ़ेद मोतिया नॉर्मली भी एक एजिंग प्रोसेस है जो बड़ी उम्र के लोगों में हो जाता है, लेकिन शुगर वाले पेशेंट्स में जिनकी शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है उनमें सफ़ेद मोतिया जल्दी बन जाता है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि नूर वाले पर्दे में सोजिश और नूर वाले पर्दे में जो नूर की कमी है उसका बाइस बनती है। तो क्या ये काले मोतिया का भी बाइस बन सकती है? जी, अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो ये आगे चल के काला मोतिया भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसकी कोई एज लिमिट भी है, मतलब कि इस एज से स्टार्ट हो जाएगा ये चीजें होना, या हमारी आंखों पे मुतासिर होती है? ये डिपेंड करता है कि शुगर कब से है और कितनी है। जितनी पुरानी शुगर होगी उतने ज्यादा चांसेस हैं आंखों पे उसकी बुरे असर आने के। एक तहकीक के मुताबिक कि अगर किसी बंदे को 5 साल से शुगर है, ठीक है, तो उसको 5% उसके चांसेस हैं कि उसकी आंखें जो हैं वो असर होंगी। लेकिन अगर किसी बंदे को 25 साल से शुगर है तो उसको 90% चांसेस है कि उसकी आंखों में किसी न किसी तरह शुगर के असरात होंगे। तो इस तरह ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये बताइए कि मतलब अगर वैसे ही एक इंसान को शुगर नहीं है या उसको पता नहीं है कि उसको शुगर है या नहीं है, उसको वैसे ही धुंधला सा नजर आ रहा है, तो उसको टेस्ट कराना चाहिए पहले? किस चीज का? शुगर का टेस्ट कराना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि शुगर की बीमारी है जिसकी वजह से हमारी आई साइट वीक हो रही है, या फिर वैसे ही टेस्ट करा लें? अगर तो देखिए किसी के रिस्क फैक्टर्स नहीं है। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? उसकी फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को खानदान में शुगर है, और फिर तो अगर नहीं है और उसको भी शुगर नहीं है तो फिर तो पहले वो शुगर का टेस्ट कराने की कोई वजह नहीं बनती। आप डायरेक्ट आई एग्जामिनेशन कराएं, अगर उसमें कोई ऐसी फाइंडिंग आती है तो फिर आगे उसको लेके चला जा सकता है। लेकिन अगर किसी के रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, फैमिली हिस्ट्री है, उसकी अपनी जो है वो प्री डायबिटिक है, तो फिर उसको लाजमी अपना जो है वो डायबिटीज़ चेकअप जो है वो करवाना चाहिए, और साथ ही साथ आंखों का चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने की ये है कि शुगर की वजह से जो आंखों पे असरात आते हैं वो शुरू में उनके कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। ओके, मतलब कोई अलामात ही नहीं है? कोई अलामात नहीं है। आप पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी आंखों पे शुगर असर कर रही है या नहीं। इसीलिए हर शुगर के मरीज को सालाना आंखों का मुआयना कराना बहुत जरूरी है, चाहे उसको आंखों में कोई मसला है या नहीं है। मतलब अगर वो डायबिटिक है तो उसको अपनी आंखों का जो है वो लाजमी मुआयना करवाना ही है हर साल, ताकि पता चल जाए कि वो असरअंदाज हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा हमें बताइए, डायबिटीज 2 टाइप की है, कौन से टाइप की जो डायबिटीज है वो असरअंदाज होती है? ये दोनों टाइप्स में हमारी मुतासिर हो सकती है बसारत? दोनों टाइप्स में जो है वो दोनों टाइप्स आंखों को मुतासिर करती है। टाइप 1 में थोड़ी सी लेट प्रेजेंटेशन होती है। टाइप 2 के लोगों को, अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जब शुगर होती है उनको पता ही तब चलता है जब उनकी बीनाई जो है वो कम हुई होती है। अच्छा। तो उनको पहले पता ही नहीं होता। टाइप 1 वाले जो हैं उनको जरा आंखों पे असर उनका जो है वो लेट आता है। तो ज्यादा खतरनाक किस में है, कौन सी वाली? दोनों में एक ही तरह की प्रेजेंटेशन है, दोनों में जो है
हो क्या रहा है कि आंखों में एक तो मैंने बताया कि खून जो है वो रसता है और उसकी वजह से सोजिश पैदा होती है। दूसरी जो चीज़ इसमें होती है कि जो नूर वाला पर्दा है वहाँ पे जो खून की नालियाँ हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से खून की सप्लाई हमारे नूर वाले पर्दे को जो है वो रुक जाती है। और जैसे जिस्म का कोई भी हिस्सा है, अगर उसमें खून की सप्लाई रुक जाएगी तो वो हिस्सा डेड हो जाएगा या वो उसमें नूर, इसी तरह नूर वाले पर्दे में अगर खून की सप्लाई रुकेगी तो वो नूर नहीं रहेगा उस हिस्से में। तो दिस डायबिटीज इट कॉजेज इरिवर्सिबल विजन लॉस अगर हम ट्रीट ना करें तो। ठीक है, ये मतलब मुकम्मल तौर पर भी हम अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से जो बीनाई चली जाती है वो किसी भी इलाज से वापस नहीं आएगी। अगर मतलब जिस तरह हम लोग शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों से या इंसुलिन से, लेकिन अगर ये एक हद तक चली गई है हमारी बसारत तो हम इसको वापस नहीं ला सकते, कोई भी इलाज हो जाए। एग्जैक्टली। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस हवाले से अवेयरनेस मेरे ख्याल से पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, हम देखते हैं कुछ लोगों की शुगर जो वक्ती तौर पर बढ़ती है और तब भी हमारी आईसाइट मुतासर होने का खदशा है, या फिर शुगर लेवल नॉर्मल हो तब भी हमारी आईसाइट जो है वो ठीक हो सकती है, या शुगर लेवल्स जो हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं आपकी आईसाइट से। अगर शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो ट्रांजिएंट डिक्रीज, जो नज़र में कमी है जो वक्ती तौर पे वो होती है बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि हमारे मतलब धुंधला सा नजर आना शुरू हो जाता है, अनक्लियर हो जाती है चीजें हमें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जो आंखें हैं इसके अंदर एक जो कुदरती लेंस है उसमें धुंधलाहट होती है। जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो तो उसमें धुंधलाहट होती है और इसी की वजह से नजर धुंधली हो जाती है। लेकिन वो जो ट्रांजिएंट है वो रिवर्सेबल है। वो जब शुगर लेवल्स ठीक होते हैं वो ब्लरीनेस जो है, वो धुंधलापन जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ज़्यादा रहेगा, अगर ज़्यादा देर तक आपकी शुगर लेवल ज़्यादा रहेगी तो फिर आपकी जो ब्लरिंग ऑफ विजन है वो परमानेंट भी हो सकती है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो इससे बचने की क्या आप हमें बताएंगे कि एहतियात हमें क्या करनी चाहिए? जिस तरह हम अगर शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या हम अपने आईसाइट को बचा भी सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अंडरस्टूड है कि आपकी शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल होने चाहिए। ठीक है, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके लिए जो दवाई प्रेस्क्राइब की हुई है आपके डॉक्टर ने वो आपने टाइम पे लेनी है। शुगर लेवल्स जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा उतना ही कम चांस है आंखों पे असरअंदाज होने का। इसके साथ दूसरी चीज़ है कि जिन लोगों को शुगर के साथ ब्लड प्रेशर होता है उन लोगों की आंखों पे असर होने का चांस ज्यादा होता है बनिस्बत उनके जिनको सिर्फ शुगर है। ठीक है, तो शुगर के साथ ब्लड प्रेशर का कंट्रोल जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके ज्यादा हैं तो फिर भी आपका रिस्क ऑफ डायबिटिक आई डिजीज इज मोर देन द अदर्स। मतलब उनमें आंखों के पे असरअंदाज होने के चांसेस ज्यादा हैं बनिस्बत उनके जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अगर आप ठीक रखते हैं तो आंखों पे असरअंदाज होने का चांस बहुत कम है। तो अगर अब किसी को आंखों की बीमारी होगी शुगर की वजह से, उसका अगला लायामल क्या होना चाहिए? उसको डॉक्टर के पास कब रुजू करना चाहिए, कब जाना चाहिए, किस स्टेज पर जाना चाहिए, और फिर डॉक्टर से आगे क्या प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है? जैसे मैंने पहले बताया कि अगर किसी को कोई मसला नहीं है आंखों का तो ईयरली फॉलो अप तो जो है वो तो रिकमेंडेड है कि आपने हर साल अपनी आंखों का मुआयना करवाना है। और जो नूर वाले पर्दे का मुआयना होता है वो हम स्पेशल तरीके से करते हैं। आंखों में कुछ कतरे डाल के आंख की पुतली को फैला के आंख का पीछे नूर वाला पर्दा जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसको कहते हैं डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन। तो ये एग्जामिनेशन तो हर साल चाहे आपको इशू है या नहीं है वो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन ये होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी आंखें जो हैं आपको कोई मसला है या शुगर की वजह से असर हो रहा है, तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, पहला तो वो ब्लरी विजन है, आपको धुंधला नजर आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपको फ्लोटर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। फ्लोटर्स क्या हैं कि आपको काले धब्बे हवा में तैरते हुए नजर आएंगे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे एकदम से। तीसरी चीज़ ये है कि आपको कुछ साए से नज़र आना शुरू हो जाएंगे या बिजली के चमकारे जिसको हम फ्लैशेस कहते हैं वो नज़र आना शुरू होंगे। तो अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आपको नज़र आए तो फिर तो फौरन आपने डॉक्टर को चेक करवाना है बगैर ताहीर किए हुए। ठीक है, अदरवाइज ईयरली। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होता है। अगर आंखें मुतासिर हो गई हैं तो फिर आगे क्या होता है। उसमें फिर हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, आंखों के नूर वाले पर्दे के टेस्ट करवाते हैं। अगर उसमें हमें कंफर्म हो जाता है कि ये चीज़ प्रेजेंट है या ये बीमारी जो है उसने इफेक्ट किया हुआ है नूर वाले पर्दे पे,
तो फिर उसके लिए हमारे पास इलाज मौजूद है। उसमें हम आंख में इंजेक्शंस लगा सकते हैं, अच्छा, आंख में लेज़र के ज़रिए से जो है इसको ट्रीट कर सकते हैं, या अगर ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है तो फिर नूर वाले पर्दे का ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे इलाज जो हैं, ये नज़र को बचाने के लिए होते हैं। जो आपकी बिनाई जिस हद तक कम हो चुकी है वो शायद रिकवर ना हो, लेकिन इन सारे इलाज का मकसद ये है कि जो रह गई है बिनाई उसको हम बचा सके। ठीक है, ये डॉक्टर उस्मान इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद है, आई सर्जन है। डॉक्टर उस्मान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप इधर आए। और जिस तरह हम बात करते कि शुगर का मर्ज ओवरऑल तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वो हमारी आंखों को और हमारी सेहत को कितना मुतासर कर रहा है, इस हवाले से भी हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है खाने पीने के हवाले से और अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से। एक तो दुआ करें और एहतियात करें कि शुगर ना हो, और अगर शुगर हो जाए तो अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ जिक्र हो जाए बागों के शहर लाहौर का, जो अब दुनिया में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पोजीशंस पर बराजमान है, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुज़श्ता कई सालों से स्मॉग का जो मसला है लाहौर की जान नहीं छोड़ा, और स्मॉग की बड़ी वजह गाड़ियों का धुआं है। हर साल इंतजामिया की जानिब से बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, हजारों गाड़ियों के चालान किए जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें सैकड़ों धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हमें सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर भी हम लोगों ने बात करनी है। और इसके साथ साथ शहर की अहम सड़कों पर नाजायज तजावुजात की भरमार है। रेडी बानों और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड की वजह से फुटपाथ पर चलना मुहाल हो चुका है हमारे लिए। कहने को तो शहर की बेशतर सड़कें जो हैं वो सिग्नल फ्री कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तालीमी इदारों में यहाँ पर जब दफातर से छुट्टी होती है तो एक ट्रैफिक का धाम हमें नजर आता है, ट्रैफिक ब्लॉक हर जगह हमें नजर आती है। तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, गैर जो तजावुजात है, गैर कानूनी तजावुजात, उसके हवाले से क्या सद्देबाब है, इस मसले को कैसे हल करना है, इस बारे में हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद सरफराज मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। सरफराज, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। सरफराज, जिस तरह मैं बात करी थी तजावुजात की जो भरमार है इस वक्त शहर में, इसका क्या हल है? क्योंकि हमारा जीना मुहाल हो चुका है, और अगर रोजनामा दुनिया की रिपोर्ट के हवाले से मैं अगर बताऊं तो 70% जो फुटपाथ हैं उस पर तजावुजात कायम है। यहाँ तो वहाँ पे कारोबार हो रहा है, यहाँ पर वहाँ पर लोगों ने पार्किंग की हुई है, जिसकी वजह से हमारा तो वहाँ पर चलना मुहाल है। वहाँ पर मसले जो है वो ट्रैफिक के भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या है इस मसले का हल? अच्छा, कल मैंने सुबह सवेरे जो पहली अपनी रिपोर्ट बनाई थी वो तजावुजात पे थी, ठीक है, और लाहौर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके जहाँ पे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तो किया जाता है, सिर्फ दिखावे का ऑपरेशन होता है। जो लोकल गवर्नमेंट है, TMA का अमला है, उनकी जानिब से ऑपरेट ज़रूर किया जाता है, लेकिन जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो हमें बताते हैं, और हमारे ज़राए के मुताबिक अगर ये जो TMA का अमला है ये तजावुजात रेडी बानों से, दूसरे लोगों से जिन्होंने छोटे छोटे काउंटर टाइप बनाए हुए हैं फुटपाथों पे, उनसे पैसे लेना पर मंथ छोड़ दे, अच्छा, तो तजावुजात जो है वो ख़त्म हो सकती है। अब सिटी ट्रैफिक पुलिस में भी ऐसे चंद अफराद हैं कि जो ऐसे लोगों से जो है वो मंथली लेते हैं, जिनकी वजह से ये जो तजावुजात हैं ये बिल्कुल भी यहाँ से नहीं उठते। ऐसे कई वार्डन भी सामने आए, उनको सजाएं भी हुई, उनको नौकरियों से भी बर्खास्त किया गया, जो सामने आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन काम बहुत खुफिया तरीके से ये किया जाता है। देखें, एक हफ्ते हमें बताया जाता है कि लोकल गवर्नमेंट के साथ जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस और मुतलका पुलिस स्टेशन की जानिब से ऑपरेट किया जा रहा है तजावुजात के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे ही है। अगले हफ्ते फिर वही रेडी, वहीं पे फिर नजर वही आती है हमें, काउंटर, फिर वही चीजें आपको वहां पे मिलती है। बिल्कुल। आए रोज ये हाजी कैंप में ऑपरेशन होता है, आए रोज टाउनशिप चांदनी चौक के गिरदोनवा में ऑपरेशन किया जाता है।
टाउनशिप, ग्रीन टाउन, अंदरूनी बाजार जो हैं वो इस वक्त तजावजात भरे पड़े हैं वहाँ हैं। पर, एग्जैक्टली, हाँ। और चलना मुहाल है। जो फुटपाथ हैं वो काउंटर हैं और दुकानें जो हैं वो बाहर आई हुई हैं। ताजपुरा स्कीम बट चौक देख लें, ताजबाग रेलवे का इलाका स्टेशन देख रहे हैं, नारकरी देख रेलवे रहे हैं, लक्ष्मी स्टेशन, चौक देख रहे हैं। अंदरून शहर जितना भी है वो तजावजात की भरमार है। बिल्कुल। हार रोड पर जो है वो कैप्टन लियाकत अली मलिक के दौर में ठीक है। ताजरों के साथ जो है वो बातचीत की गई थी। तब जो है वो पार्किंग और तजावजात के मसाइल जो हैं वो हल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब भी जो है वो 100% ये मामलात हल नहीं हो सके। अब लाहौर के ये मुख्तलिफ इलाके हैं जो तजावजात से भरे पड़े हैं, इनकी वजह से शहरी परेशान, इनकी वजह से आए रोज़ ट्रैफिक जैम रहती है, इनकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और हम आम आवाम को करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे प्रोटोकॉल जो है वो तो गुजर जाते हैं, हर चीज जो है वो गुजर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरफराज, इससे ही दोबारा से आगाज करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है ट्रैफिक पुलिस लाहौर के सरबराह हैं सैयद मुंतजर मेहदी साहब है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर स्मॉग के हवाले से भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है, इसके बचाव के लिए आप लोग चलान भी कर रहे हैं, तो हमें बताइएगा किन एरियाज में जो है वो ज्यादातर चलान हो रहे हैं और कितनी गाड़ियों के इस वक्त चलान हो चुके हैं जो धुआं छोड़ती हैं? ये को फिगर 40,000 के करीब हो चुका हुआ है और इसमें जो बात समझने की वो ये है कि जो दूर तो गाड़ियां हैं उन्होंने स्मोक देना ही है, उन्होंने वो धुआं देना है क्योंकि उसके अंदर लुब्रिकेंट फ्यूल के साथ जलता है, उनको बैन करने की जरूरत है फौरी तौर पे। दूसरा, जो हमारी डीजल गाड़ियां उनसे हमें आहिस्ता से जान छुड़ानी पड़ेगी। और तीसरा मसला आता है जो ट्रैफिक फिटनेस का है, जो गाड़ी की फिटनेस का है, उसको हम इंश्योर करने के लिए हमारी 17 टीम्स काम कर रही हैं सेफ सिटी के साथ। जो कैमरा से देख के हमें बताती हैं कि फलां गाड़ी धुआं छोड़ती हुई जा रही, उसका हम चलान करते हैं। 2 टीम्स हमारी काम कर रही हैं एक्सक्लूसिवली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ, जो गैजेट्स के जरिए देखते हैं कि गाड़ी कितनी जो फजाई आलूदगी का बायस बन रही है। और 4 टीम्स हमने एक्सक्लूसिवली लगाई हैं जो मोबाइल टीम्स हैं, जो हमने कहा कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और हमें दफ्तरों में बैठ के काम नहीं करना। हमने दफ्तरों का सारा स्टाफ निकाल के उनकी 4 टीम्स बना के उनको मोबाइल रखा है, जो हर आधे घंटे के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, नई जगह पे जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि जी हमने इतनी गाड़ियों को रोका है, चेक किया है और उनके चलान किए हैं। चलान करना यहाँ पे पर्पज नहीं है। मैं गुजारिश कर देना चाहता हूँ, कोई हम रेवेन्यू जनरेशन के लिए ये काम नहीं कर रहे। हम ये काम कर रहे हैं कि शहरियों की वाकई हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है और हमें जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये ड्राइव ये जो हमारे साथ ही मेरे ख्याल सरफराज आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, सीटीओ साहब से पूछ लें। अच्छा शाह साहब, आपने कहा कि जो महकमा माहौलियात है वो काम कर रहा है। महकमा माहौलियात को अगर देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस के साथ तो वो काम कर रहे हैं। आप भी 1-2 मीटिंग्स में बैठे जहां पे महकमा माहौलियात की टीम ने मुश्तरका जो है वो ऑपरेशन किया और जो है वो आपने टीमें तश्कील दी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही हम लाहौर से बाहर निकलते हैं, लाहौर के मज़ाफ़ात में जो महकमा माहौलियात की सबसे अहम जिम्मेदारी है वो फैक्ट्रियों का धुआं है उसको हम बंद नहीं कर पा रहे। जो खेतों में लगने वाली आग है हम उसको बंद नहीं कर पा रहे। तो महकमा माहौलियात की टीम मुश्तरका ऑपरेट तो कर रही है सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के साथ और पुलिस के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री हैं वो हम नजरअंदाज कर रहे हैं। शायद वो जो गाड़ियां उनसे ज्यादा धुआं जो है वो शहर में उनकी वजह से भी आ रहा है। तो क्या आप जिन जिन मीटिंग्स में बैठे हैं महकमा माहौलियात की, क्या आपने उसका जिक्र नहीं किया कि फैक्ट्रियों के धुओं को भी बंद करना चाहिए, उसकी वजह से भी जो है वो स्मोक का बायस बन रही हैं? कितने फीसद जो है वो स्मोक फैक्ट्रियों के धुएं के बायस आ रही है? सरफराज, ये बहुत ही राइटली पॉइंट आउट किया आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने फर्स्ट मीटिंग जो हमारी हुई थी ये कमीशन के सामने, उसमें मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि सबसे पहला काम हमारे शहरियों को ये करना है कि कूड़े को आग ना लगाए। मैं जो सड़कों के ऊपर फिरता हूँ सबसे ज्यादा नजर आता है। और दूसरे नंबर पे वो तमाम फैक्ट्रियां जो कोल का इस्तेमाल करती हैं जलाने के लिए, जो बुरे फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं। आप रिंग रोड पे तमाम पे चले जाएं, वहां पे अगर आप किसी के भी घर में चले जाएंगे तो आपको दीवारों के ऊपर एक कालक नजर आएगी। ये इतना ज्यादा वहां पे जितनी ये लोहे से मुतल्लिका फैक्ट्रीज हैं वो बहुत सब स्टैंडर्ड फ्यूल को इस्तेमाल कर रही।
ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो जो हम कर सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस जो कर सकती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, सिटी गवर्नमेंट, व्हाटएवर, जो जो डिपार्टमेंट जिसका जो रोल है उसको प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े ही बुरे एनवायरमेंट में सांस ले रहे हैं और हमें इसको बड़ा ही संजीदगी के साथ लेना है। हर शहरी को इसको संजीदगी से लेना है, हर महकमे को संजीदगी से लेना है। जहां तक ट्रैफिक पुलिस का काम है वो अपने मैंडेट से बढ़ के काम कर रही है, वो अपने परव्यू से बाहर जाके काम कर रही है ताकि ग्रेटर गुड हासिल की जाए और इंशाल्लाह हम इस उसको बढ़ाते जाएंगे। कोई और महकमा भी हमारे साथ काम करना चाहे, हम लीड रोल लेने के लिए तैयार हैं कि काम हम करेंगे। हमें सिर्फ लीगल सपोर्ट की जरूरत है। जिस चीज का मैंडेट हमारा नहीं है हम उसके अंदर नहीं एंटर हो सकते। अगर हमें ये भी कहा जाए कि आपने कूड़े को भी आग नहीं लगाने देनी, तो उसके लिए भी हम काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कॉज है जिसके लिए हम सबको अपने परव्यू से बाहर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर, बड़ी अच्छी बात की है और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम यही चाहते हैं कि तमाम तर ये जो मसाइल हैं और ख़ासतौर पे आम आवाम इस वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, ये तमाम तर मसाइल जल्द अज जल्द हल हो जाए। ट्रैफिक पुलिस लाहौर के सरबराह सैयद मुंतज़िर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद सरफराज भी हमारे साथ मौजूद है। सरफराज आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन जो है वो हमारे अच्छे गुजरे। जो ट्रैफिक के तमाम तर मसाइल हैं, दिन जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं जो हमें जगह जगह पर फुटपाथों पर नजर आते हैं, वो भी हमें हल होते हुए नजर आए। ट्रैफिक पुलिस ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है स्मॉग के हवाले से भी, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तारीफ करना बनती है। तो ट्रैफिक पुलिस तो अपने एंड से काम करे, लेकिन हमें भी अपनी एक जो ड्यूटी है वो सरअंजाम देनी है। हमें भी अपना माहौल और अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनको देखना ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब वीकेंड है तो क्यों ना कुछ बात हो जाए सुर और संगीत की। तो हर इलाके की अपनी सकाफत होती है, अपनी रिवायात होती हैं, और जब सकाफत की बात होती है ना तो लोक मौसीकी को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। और मौसीकी और आलाते मौसीकी किसी भी कल्चर को बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस तरह हर इलाके का अपना लोक म्यूजिक होता है, उसी तरह हर इलाके के अपने आलाते मौसीकी भी होते हैं। जैसे पंजाब के लोक मौसीकी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ढोल आ जाता है, तबला आ जाता है, ढोलकी बजाई जाती है, हारमोनियम बहुत ही मशहूर है। इसी तरह जब हम पश्तो और बलोची मौसीकी की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो रुबाब का ख्याल आता है। रुबाब पहाड़ों और नदियों का बहुत एक गहरा ताल्लुक आता है। जब हम रुबाब सुनते हैं तो पहाड़ी इलाकों के एक विजुअल्स जो है ना हमारी आंखों के सामने घूमना शुरू कर देते हैं। तो अगर रुबाब बजाने वाला माहिर हो तो फिर तो जनाब क्या ही बात है। तो आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसे ही बासलाहियत मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में रुबाब पर धुनें बिखेरते हैं कि सुनने वाले सुनते रह जाते हैं। तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं, उनकी खूबसूरत धुनें भी सुनेंगे और उनसे चिट चैट भी कर लेते हैं। अनिल आजम हमारे साथ मौजूद है, रुबाब प्लेयर है। अनिल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अनिल, सबसे पहले तो हमें बताइए थोड़ा सा रुबाब के बारे में कि कब से आपने इसको बजाना शुरू किया? अपना शौक था या किसी से इंस्पायर होके ये किया है? थैंक यू सो मच। एक्चुअली जो है रुबाब मैं तकरीबन 9th ग्रेड से बजा रहा हूँ और ऑफ कोर्स मैं अपने उस्ताद से जो है मैं इंस्पायर था, जिनका नाम मुनीर है। तो वो बड़ा अच्छा ही रुबाब प्ले करते थे, तो मेरा दिल करता था कि मैं उनके पास जाऊँ और जाके मैं रुबाब सीख लूँ या फिर म्यूजिकल जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ के। तो मेरा उनके साथ ज़्यादा लगाव था। ठीक है, तब से मेरा सिलसिला ये शुरू हो गया। तो पहला क्या सुनाने वाले, किस चीज़ की, किसकी धुन सुनाने वाले हैं आप हमें? मैं सबसे पहले आपको ताजदार हरम सुनाऊंगा। जरूर जरूर। और चलिए
क्या ही बात अनिल, बहुत ही खूबसूरत। और पता चल रहा है कि अगर आप अल्फाज का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, फिर भी जो धुनें हैं वो आपको किस तरह एक गहराई में ले जाती हैं और पता चलता है कि आप कुछ बहुत ही खूबसूरत धुन सुन रहे हैं। अनिल, आपने अभी हाल ही में जो है ऑल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था, तो वहाँ पे आपने गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का और उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं इसमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ और आपसे बातें भी कर रहा हूँ और गोल्ड मेडल भी जीता। तो नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक सोसाइटी है, म्यूज़िकल सोसाइटी, जहाँ पर मैंने सर तारिक फरहानी से मैंने क्लासिकल मौसीकी सीखी और मैंने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो वहाँ से गोल्ड मेडल भी जीता। तो इससे आपका हौसला कितना बढ़ा? बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर होता हूँ और मेरे जो दोस्त हैं, वहाँ के जो कलीग्स हैं, वो मेरे इंस्पिरेशन है। मैं उनके साथ जो है घुल मिल कर म्यूज़िक भी करते हैं, हम बहुत सारी मतलब लाइक इंजॉय भी किया करते हैं, तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिलती है और इंशाल्लाह आगे बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा रुबाब, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है इसको सुन के, तो अगली कौन सी धुन आप हमें सुनाने वाले हैं अनिल? मैं आपको अगला जो है एक पंजाबी टप्पा है लट्ठे दी चादर, तो मैं वो कोशिश करूँगा अब आप में। जरूर। जनाब, बहुत ही मज़ा आया अनिल, बहुत ही अच्छा आपने रुबाब भी प्ले किया है। अनिल आज़म रुबाब प्लेयर हमारे साथ मौजूद थे। अनिल, जाते जाते भी आपसे जो आपका कह लें कि इलाकाई एक हुंजा रुबाब भी आप लोग धुन बिखेरते हैं, उसके बारे में भी हमने सुनना है आपसे। मैं लास्ट में सुनूंगी। उम्मीद करते हैं जनाब आपको पसंद आया होगा आज का प्रोग्राम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते अनिल से एक और रुबाब धुन सुनते हैं रुबाब के ऊपर। ओके।